सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो फंक्शन ब्लूप्रिंट वाली जो हमारी शीट है उसके क्वेश्चन नंबर 8 पर है। ठीक है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, फंक्शन ब्लूप्रिंट जो है ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में हमारी वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट पर जाते ही आपको बहुत सारी शीट्स दिख जाएंगी जो कि फ्रीली अवेलेबल है। उनमें से सबसे पहली आपको दिख जाएगी फंक्शन ब्लूप्रिंट। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, फिलहाल उसके वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं इन सीक्वेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन क्या है? हमें दिया हुआ है एक फंक्शनल इक्वेशन। हाँ, तो ये पहली बार है जब हम एनकाउंटर कर रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन को। होता क्या है कि हमारे पास एफ यहाँ पर दो बार दिया हुआ है लेकिन अलग अलग इनपुट के साथ। ठीक है। तो यही हमारे पास एक बेसिक सी बात आ जाती है जब इक्वेशन में फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, है ना, उसको हम फंक्शनल इक्वेशन कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है हर एक एक्स के लिए ट्रू है। ठीक है। और फिर हमें बोला है देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो हमें एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालनी है। तो यहाँ पर बात क्या आती है सोचने की कि देखो फंक्शनल इक्वेशन जो टॉपिक है, अगर आपने शीट देखी है फंक्शन ब्लूप्रिंट तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने फंक्शनल इक्वेशन को यहाँ पे कवर नहीं करना है। फंक्शनल इक्वेशन जो एक टॉपिक है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन जो एक टॉपिक है वो हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद पढ़ते हैं। ठीक है। रीजन सिंपल है कि उसके बाद ना आपको थोड़ा सा एक फ्लो पता लग जाता है डिफरेंशिएशन वगैरह का, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा सा एक बहुत ही कंसिडरेबली इजी टॉपिक लगने लगता है मेरे हिसाब से। बाकी कुछ लोग यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फंक्शनल इक्वेशन एक बहुत ही जनरल टॉपिक है, ये इंटीग्रेशन तक जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही एंड तक जाता है कैलकुलस के। तो ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है, हैवी वेटेज वाला टॉपिक है, जेई एडवांस में आता रहता है ये। ठीक है। तो उनमें से एक बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर दी हुई, और इससे हम बड़ी बेसिक तरीका सीखेंगे फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का। बहुत स्टैंडर्ड मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो आगे जाके हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो कि ये कितनी आसान है। चलो सॉल्व करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन अगर आपने पहले कभी भी सॉल्व नहीं करी तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं एक चीज बता दूं कि फंक्शनल इक्वेशन में ना जो आपका वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर आप x को देख सकते हो, है ना। x हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन f यहाँ पर x पे डिपेंड कर रहा है। तो x पर यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x रियल नंबर हो सकता है। हमें x की कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हम x की सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं कोई भी। बस हमारा मेन गोल क्या है, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना। हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाना चाहिए। समझ रहे हो, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है इस इक्वेशन से। इसे ही हम कहते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करना, कि उस फंक्शनल इक्वेशन में जितने भी फंक्शंस छुपे हुए हैं उन सारे फंक्शंस को निकालना। ठीक है। इसमें जितने भी फंक्शन छुपे हुए हैं उन सारे फंक्शंस को निकालना। ठीक है, उसको हम फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कि ये बहुत सिमिलर है। अगर मैं लेट से इसको मान लेता हूँ एक वेरिएबल कैपिटल एक्स, एंड इसको मान लेता हूँ एक वेरिएबल कैपिटल वाई, तो आपको एक चीज पता होगी कि देखो अगर मुझे ना एक्स और वाई के दो वेरिएबल वाली एक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे दो इक्वेशन लगेंगी, है ना। सही बात है कि नहीं, कि भाई जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं तब जाके ही चीजें सॉल्व हो पाती हैं। लेकिन मेरे पास तो एक ही इक्वेशन है, तो इसका मतलब मुझे इससे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब जाके ये x और ये y वेरिएबल सॉल्व हो पाएगा और मेरे पास लेट से x निकल गया। तो f ऑफ x निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी करके देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं लेट से लिख देता हूँ 2f ऑफ साइन ऑफ x प्लस f ऑफ कॉस ऑफ x इक्वल टू x। तो ये हमारे पास लेट से इक्वेशन वन है। और जैसे कि मैंने आपको सोचने का तरीका बताया था कि हम इसको क्या मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं ये कैपिटल एक्स है, और इसको क्या मान रहे हैं, ये कैपिटल वाई है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दो वेरिएबल्स हो गए, है ना, पर इक्वेशन एक ही है, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल होने चाहिए, सॉरी, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं, एक यूनिक आंसर निकल सके, है ना। तो यहाँ पे हमें आइडिया क्या पकड़ना है कि मैं एक चीज जानता हूं कि अगर मैं x को y बना दूं एंड y को x बना दूं, ठीक है, यहाँ पोजीशन में, तो ये सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1। तो अगर ये इंटरचेंज होते हैं तो एक डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और उसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आइडिया क्या है, मेरे पास आइडिया क्या है, मेरे पास आइडिया है कि ना, आप x को y बना दो और y को x बना दो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे साइन x को cos x बनाना पड़ेगा और cos x को sin x बनाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तभी तो मैं कहूंगा कि इंटरचेंज हो गए वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए, है ना, इस पूरे को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या? कि मैं x को, ठीक है, x में x को पुट कर दूंगा मैं π/2 -x। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर तुम फंक्शनल इक्वेशन को पहली बार सॉल्व कर रहे हो, कि भाई तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये चीज क्या हो गई, ये चीज तो सेंस ही नहीं बना रही, है ना। आप x को π/2 -x कैसे लिख दोगे, है ना? सोच के देखो, x वेरिएबल था, π/2 -x कैसे लिख देंगे? तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही मजेदार है। और रीजन ये है कि देखो, समझने की कोशिश करो, हम ये डायरेक्टली कर तो रहे हैं, बट अगर इसको मैं इलेबोरेटेड तरीके से कहता तो वो क्या होता कि हम कह सकते हैं कि लेट से ये x नहीं है, ये लेट से मैं y कह देता, तो तुम कहते कि सेंस बन रहा है। सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? कि भाई मैंने x को π/2 -y डाल दिया, y एक अलग वेरिएबल लग रहा है तुम्हें, है ना। अब बात ये आती है, लेट से ये पुट हो गया, इक्वेशन में डल गया, है ना। अब पूरी इक्वेशन में y है, लेकिन तुम्हें यहीं पे एक मजेदार चीज पता होनी चाहिए मैथ्स के बारे में, कि भाई जब भी आप वेरिएबल ऐसे चेंज करते हो, ठीक है, तो आपने अब y में इक्वेशन बना दी है पूरी। अब बात ये y है सब, है ना, y में आ गए सब। तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है मैथ्स में, जिसको हम कहते हैं कि वेरिएबल के नाम बदलने से उसकी चीजें नहीं बदलती। लेट्स से मेरे पास अगर एक f ऑफ x फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, और मैं कह देता हूँ कि f ऑफ वाई स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वेरिएबल के नाम बदलने से वो इक्वेशन नहीं चेंज होती। समझ रहे हो? पहली बात तो मैंने x को π/2 -y डाल दिया, तो उससे इक्वेशन चेंज नहीं हुई, है ना, मैंने तो सब्स्टिट्यूशन करी है सिंपल। और फिर π/2 -y जब डला हुआ था इसमें, तो मैंने बोला भाई y जो है ना, उसको मैं x डाल सकता हूँ, क्योंकि नाम बदलने से इक्वेशन थोड़ी चेंज होती है। ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम ये लिख पा रहे हैं। और ये काफी शुरुआत शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि अरे क्या लिख रहे हैं, बट इन रियलिटी जितने भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को 1/x डाल दिया, x को x स्क्वायर डाल दिया, है ना, x को y, सॉरी, x का क्यूब डाल दिया, या फिर x को रूट x डाल दिया, ऐसे कुछ भी हम सब्स्टिट्यूशंस जो करते हैं, उन सबका मीनिंग ये है कि बैकग्राउंड में हम ये सोच रहे हैं, बट हम डायरेक्टली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बचाना है, फॉर्मली हमें लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसीलिए इस चीज की आदत आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये चीज समझ आ गई होगी कि हम ये चीज क्यों लिख रहे हैं, सेंस क्यों बनाती है। ठीक है, चलो,
तो हमने ये कह दिया। अब इसको डाल के देखते हैं क्या बन रहा है। हमारे पास बन रहा है 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह डल गया। ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली कॉस के अंदर क्या डल जाएगा, π/2 माइनस एक्स, और ये अपना यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा ना ये, और अगला वाला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ठीक है। इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ये मेरा वेरिएबल वाई है, कैपिटल वाई, और ये कैपिटल एक्स है ना। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो आपको दिख रहा होगा अब, है ना, ये एक्स है ये वाई है, और अब यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है। तो ये दोनों इक्वेशन अब सॉल्व हो जाएंगी, है ना। आपने जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हो उसके हिसाब से आपको थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा अब कि ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, है ना। ठीक है ना, मजेदार। तो ये देखो फंक्शनल इक्वेशन ना बहुत क्रिएटिव टाइप का टॉपिक है। आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जितने तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ट्राई करने का बहुत ज्यादा उसमें रोल होता है। कई बार जो हमारे स्टैंडर्ड मेथड है काफी लंबे जाते हैं, और अगर आपकी हल्की सी ऑब्जर्वेशन आ जाए तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो लिटरल ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एक, आप कह सकते हो एडवांस टॉपिक आता है। बट अभी फिलहाल रेंज के पर्सपेक्टिव से हमने बहुत सिंपल ही पढ़ा है इसको। ठीक है, बहुत बेसिक की हमने सब्स्टिट्यूशन करी, दो इक्वेशंस बन गई। एक्स और वाई वेरिएबल की तरह हम सोच रहे हैं, आइडियोलॉजी रख रहे हैं, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं अब। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि वाई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन में रख लेंगे चीजें। तो यहां से वाई उठाते हैं, क्या आएगा, एक्स माइनस 2 टाइम्स कैपिटल एक्स। ठीक है, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे x माइनस 2 टाइम्स कैपिटल एक्स आएगा। क्लियर है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 टाइम्स कैपिटल एक्स, और ये इस कैपिटल एक्स से -3 कैपिटल एक्स बन जाएगा। तो इसको लिख देते हैं कि 2x माइनस 3 कैपिटल एक्स इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। कैपिटल एक्स आपको पता है ना क्या है, ये साइन वाला फंक्शन है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, π/2 -3x -3 कैपिटल एक्स। ठीक है, -3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, x माइनस π/6। और ये बन गया कैपिटल एक्स, जिसको मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स है। तो बेसिक तौर पे मेरे पास फंक्शन क्या निकला, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब हमें रेंज निकालनी है, पर यहाँ पे ध्यान रखना, हमें रेंज किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, एफ ऑफ साइन एक्स की रेंज नहीं निकालनी, ध्यान रखना। हमें एफ ऑफ साइन एक्स की रेंज नहीं निकालनी, हमें एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कि एक्स की जगह मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स डाल दिया। अब ये भी हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगे देखने में कि यार फिर सेम वेरिएबल रख दिया, बट और अब ये फंक्शनल इक्वेशन जैसा दिखता भी नहीं है, ये है ना, ये तो ऐसा लग रहा है साइन एक्स फंक्शन ही निकल गया। बट बिलीव मी, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, कि सबसे पहले आप वाई मानो और फिर वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो अगर तुमने ये डाला, तुम्हारे पास आ गया एफ ऑफ, क्या आ गया, हाँ, तो ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एंड फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस π/6। तो मेरे पास क्या आ रहा है, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे
मेरे को जैसे कि पता है कि x जो मेरा है वो काफी कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि x आपका कुछ भी हो सकता था, बट जो इसकी इनपुट आती वो रिस्ट्रिक्ट होती है 0 से 1 के बीच में, है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पर अपने आप ही ये सब एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन साइन इनवर्स हट जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय सिक्स। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय सिक्स जो है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है, इसकी रेंज आपको पता है। इसकी रेंज आपको पता है -π/2 से π/2 होती है। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? इसकी प्रिंसिपल डोमेन, इसमें से आप -π/6 कर रहे हो तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बता दो। रेंज क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे अपने पास रेंज का आंसर क्या आ रहा है कि रेंज क्या है इसकी, -π/2 में -π/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -π/2 -6 तो -2π/3 आई थिंक, है ना? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर -4π/6, हाँ ठीक है। और यहाँ पे π/3 बचेगा ना? ठीक है, तो ये हमारा रेंज निकल के आ जाता है। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि मैंने इसकी रेंज डायरेक्टली लिख दी विदाउट कंसिडरिंग कि डोमेन क्या थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है, इसकी रेंज क्या है मुझे पहले से ही पता है। इट इज वेल डिफाइंड। प्रिंसिपल डोमेन होती है, सॉरी प्रिंसिपल रेंज है इसकी, और यही रेंज आती है इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो कि 0 से -1 से 1 होती है ना? तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हमारे पास ऐसा फंक्शन पड़ा है जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी रेंज ऐसी होती है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको रूल ऑफ थंब बताया था कि पहले डोमेन निकालो फिर रेंज, वो सही है। बट टाइम बचाने के लिए अगर आपको पता ही है कि फंक्शन बहुत सिंपल है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली यूज़ करो। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। -2π/3, ये आ रहा है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा क्लैरिटी से। फंक्शनल इक्वेशन से ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपने फंक्शनल इक्वेशन अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हो तो आप ट्राई कर सकते हो फंक्शनल इक्वेशन। मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं फंक्शनल इक्वेशन के, और जो उसके 3 स्टैंडर्ड मेथड होते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू समझाए हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।